हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने बोला था कि आज सुबह मैं GS4 पूरी जो है ख़त्म करवा दूंगा, तो मैंने सोचा है कि अब मैं वो GS4 ख़त्म करवा दूं। और GS4 के लिए बहुत सारे कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है, लोग अपने अपने नोट्स बनाते हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं एक बुक जो है कवर कर लूं जिससे उसमें हर चीज़ आ जाती है। तो मेरी फेवरेट बुक इथिक्स के लिए जो है वो मुझे लगती है वो ये है, ये जी सुब्बा रॉय और PN रॉय चौधरी की बुक्स है, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो इस बुक को ओरली अपन लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। यदि कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ लेना। वैसे कोई डाउट्स आना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा इसमें GS4 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जिसमें डाउट्स आए। और आज मैंने बोला था कि हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना है, मीन्स हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना। आज के बाद इस बुक को हाथ नहीं लगाएंगे अपन लोग। आज ओरली इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, कल इसके सारे PYQs ख़त्म कर लेंगे और GS4 अपन लोगों का हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। फिर अपन लोगों को सिविल सर्विसेज में इथिक्स कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलो मैं जो है आपको समझाता हूँ ये कैसे है, ठीक है। मोटी बुक है तो हो सकता है टाइम लगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि 3 घंटे काफ़ी होंगे इस बुक को ख़त्म करने के लिए। 3 घंटे में अपन लोग GS4 पूरा ख़त्म कर देंगे आज, ठीक है। तो मैं जो है चलता हूँ छत पर। छत पर जो है शांति है काफ़ी, और अपन लोग टहल सकते हैं, बात कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे क्या होता है, रोड पर ऐसे घूम के बात करो तो लोग कहते हैं पता ना क्या कर रहा, और फिर 10 तरह के लिए उनको जवाब दो कि कुछ भी कर रहा हूँ तेरे को क्या। तो मैं ये वीडियो ख़त्म करवा दूंगा। अबे यार, चलो अभी देखते हैं, ये कहीं और रख लेंगे बुक, यहाँ रख लेते हैं चलो, या फिर यहाँ रखें, यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, जैसा कि मैंने बोला, प्रायोरिटी मेरे डाउट्स पहले हैं, मेरे को समझ में आना चाहिए। मेरे साथ आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस वक्त अपन लोग छत पे पहुँच, आज बारिश वाला मौसम लग रहा है NPCIL नरोरा में, ठीक है। ये AC के ऊपर कवर लगाना पड़ गया, इसमें गिलहरी ने घर बना लिया था। गिलहरी होती है, उसके छोटे छोटे बच्चे अंदर काट दिया सब गिलहरी ने। तो गिलहरी से अपन लोग भी सीखेंगे कि किसी भी चीज़ को अपॉर्चुनिटी में कैसे तब्दील किया जाता है। सो हेलो एवरीवन, बेसिकली ये मैंने अब वीडियो एथिक्स के लिए बनाई है, जिसको अपन लोग GS4 भी बोलते हैं। और ये सबसे इजी सब्जेक्ट है UPSC CSE में, क्योंकि ये 250 नंबर का आता है और बड़ी आसानी से इसमें, बड़ी आसानी से तो नहीं यार, लेकिन हाँ 110 नंबर तो लानी ही है। 110 नंबर से यदि नीचे बैठता है तो बिगड़ जाता है मामला। और इसमें 110 के ऊपर इसका जो एडवांटेज है कि 110 प्लस इसमें अचीव किए जा सकते हैं यदि हम एफ़र्ट्स डालें तो एफ़र्ट्स तो तब डालेंगे जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो बेसिकली मैं आज ये एथिक्स के सारे वीडियोस, सारे लेक्चर्स इस वीडियोस के थ्रू जो है डाल दूंगा, जिससे मेरे को भी कॉन्सेप्चुअल तरीके से सारी क्लैरिटी मिल जाए। नोट्स मैंने फिर तभी मैं बनाऊंगा एथिक्स के, ठीक है, और आपको भी समझ में आ जाएगा। तो एथिक्स बेसिकली, सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या होता है एथिक्स का। एथिक्स बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है एथोस, जिसका मतलब होता है हैबिट और कैरेक्टर। आपकी आदतें क्या है, आपका चरित्र क्या है, इसको हम एथिक्स बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो आपकी सोसाइटीज़ के नॉर्म्स हैं, यदि आप
के अंदर फिट बैठते हो तो इट मीन्स यू आर एथिकल। यदि आपकी सोसाइटी कहती है बड़े लोगों के पैर छूने चाहिए और यदि आप नहीं छूते इट मीन्स यू आर अनएथिकल, और यदि आप करते हो इट मीन्स यू आर एथिकल। ये सीन होता है एथिक्स का, ठीक है। ऐसे ही सबसे बड़ा जो डिबेट चल रही है कि सही है और गलत क्या है, ये हमारे कुछ एथिक्स के मतलब सोसाइटी के कुछ प्रिंसिपल्स जो है डिसाइड करते हैं। ये इसमें अपन लोग डिसाइड नहीं करते कि सही और गलत क्या है, ठीक है। ऐसे एक आता है पॉलीगैमी और मोनोगैमी। पॉलीगैमी क्या है कि यदि एक बंदा किसी एक बंदी से शादी कर रहा है इट मीन्स इट इज़ पॉलीगैमी। लेकिन एक ही बंदा यदि 4 लोगों से शादी कर रहा है, 4 उसकी औरतें हैं, देन इट इज़ मोनोगैमी। तो आपके जो नॉर्म्स हैं सोसाइटी के वो क्या डिसाइड करते हैं, ये आपकी सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है। कि मान लो इस वक्त अपन लोगों के वर्ल्ड में इंडिया नहीं लेकिन इंडिया के बाहर ये अलाउ है कि आप एक से ज़्यादा बीवी रख सकते हो, 3 बीवी रख सकते हो, ठीक है। तो यदि आप उस सोसाइटी के हो तो वो आपके लिए मोनोगामी हुआ। मोनोगामी मीन्स कि ये सही है ये चीज़, ठीक है। लेकिन ये चीज़ सही है ये आपकी सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ठीक है, सो जैसे मान लो बीफ पर बैन लगा दिया तो ये क्या एथिकल है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे कि क्या बीफ पर बैन लगाना सही था, इट मीन्स कि हाँ सही था, है ना। इंडिया के तो ये एथिकल है, ठीक है। अच्छा, इथिक्स और मॉरलिटी में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मॉरलिटी होती है आपके खुद के रूल्स, लोग क्या है माई लाइफ माई रूल्स, तो ये मॉरलिटी हो गई, ठीक है। और एक इसमें हमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो देखना है वो ये है कि ये जो GS4 एथिक्स का आपका एग्ज़ाम है ये आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपके कैरेक्टर का टेस्ट है। इसलिए आप इसमें कंटेंट भर के मत आना कि नॉलेज पे नॉलेज भर दी। इट मीन्स नॉलेज का मतलब डेफिनेशन पर डेफिनेशन मत भर के आना, हो सके तो ज़रूरत से ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिखना। यदि एक डेफिनेशन लिखी है तो उसके नीचे 2 एग्जाम्पल्स लिख देना, क्योंकि यार बाकी एस्पिरेंट्स लिख रहे हैं 2-2 एग्जाम्पल। यदि 110 नंबर आते हैं तो ठीक है, लेकिन 110 नंबर का यदि 130 135 तक करना है, आई थिंक विशाखा यादव मैम हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, कि शायद उनके 160 आए थे, है ना। यदि 160 आ जाते हैं तो GS4 अकेला आपको जो है PDF लिस्ट में आपके नाम को लेके जा सकता है, आपको लबासना लेके जा सकता है। तो ये GS4 और एसए ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। मैंने आपको बताया था एसए की प्रैक्टिस अपन लोग सबसे लास्ट में करेंगे। GS4 अपन लोगों का यदि हो गया तो उसको ही हम उसी नॉलेज को हम एसए में भी लिख सकते हैं यार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें ज़रूरत से ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिखने हैं, आपके रियल लाइफ के भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लोग एथिकल कॉन्सेप्ट्स के। एथिकल कॉन्सेप्ट्स ये होते हैं कि यदि एथिक्स इज़ एन एंड इन इटसेल्फ, ये आपको कंप्लीट सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस देता है जीवन में यदि आप एथिकल हो तो, ठीक है। ये यदि आप सिंपल लाइन में कोई आपको बोले कि सिंपल लाइन में समझाओ तो एथिक्स इज़ एन एंड इन इटसेल्फ, ठीक है। अब एथिक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि एथिक्स, कुछ कहते हैं कि एब्सोल्यूट है, कुछ कहते हैं कि ये एक रिलेटिविस्ट है, ठीक है। अब एब्सोल्यूटिस्ट है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि रिलेटिविस्ट है तो इसका अपन लोगों को एग्जाम्पल देना पड़ेगा, और वो एग्जाम्पल है चाइना और US का। आप मान के आप बताइए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पर ज़्यादा है, USA में ज़्यादा है। यदि USA में फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़्यादा है तो ये तो एक तरीके से फिर एथिक्स रिलेटिविस्ट हो गया, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबको मिलनी चाहिए ना, किसी की आवाज़ क्यों दबा रहे हो, है ना। तो इट मीन्स यदि आप डेमोक्रेसी में है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यदि आप मोनार्की में है तो आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो फिर तो एथिक्स रिलेटिविस्ट हो गया, है ना। अब आता है मॉरलिटी। मॉरलिटी मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्म्स एंड कंडीशंस है जो एक इंडिविजुअल खुद अपने लिए बनाता है वो एक मॉरलिटी है। मान लो कि मैंने जो है गाड़ी में मैं जाते वक्त मेरे को लगता है कि मेरे को सीट बेल्ट लगानी चाहिए, तो ये मेरे अपने जो है नॉर्म्स एंड कंडीशंस है। लेकिन मैं जो है सीट बेल्ट सिर्फ इसलिए लगाता हूँ कि चालान हो जाएगा, है ना।
तो क्या ये मॉरलिटी है, आप ये मेरे को सोच के बताओ, आगे हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि गाड़ी में जो है सीट बेल्ट नहीं लगानी चाहिए, कि बाई चांस इमरजेंसी हुई ऐसी, कुछ बहुत सारे केसेस में सीट बेल्ट आपको बचाती भी है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि सीट बेल्ट की वजह से आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपका जो है बेसिक जो टाइम है वो चला जाता है, बेसिक टाइम जो है आपका आउट हो जाता है, ठीक है। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल एक सोल्जर का होता है कि एज एन सोल्जर मैं जो है, मेरा ये रूल है कि किसी को नहीं मारना चाहिए, जीवन जीने का सबको हक है, ठीक है। लेकिन यदि मेरा जो ग्रुप है वो कहता है कि वी किल बाय प्रोफेशन, है ना, तो मैं किसी को गोली मार सकता हूँ, ये मेरा एथिक्स है कि भाई यदि वॉर हो जाए तो मैं किसी को मार रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे ग्रुप का जो है नॉर्म है कि मेरे को सामने वाले को मारना है, ठीक है। अब एक लॉयर के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। एक लॉयर बोल रहा है कि आपने क्राइम करा, मेरे पास आओ, मैं आपकी मदद करूँगा। तो क्या ये एथिकल है? अब मान लो कि अब आपने क्राइम करा और मैं आपको बचा लूँगा, तो क्या ये एथिकल है? यार मेरा प्रोफेशन ही यही है, मैं तो अपनी रोजी रोटी कमा इसलिए ले रहा हूँ। तो एज अ प्रोफेशनली ये इथिकल है, लेकिन एज अ मॉरलिटी ये गलत है कि यार किसी ने यदि मर्डर करा है तो मैं कौन होता हूँ, क्या कहते हैं, उसके बुरे काम में हाथ बटाने वाला। लेकिन मेरा जो इथिकल प्रोफेशनल इथिक्स है वही जो है मेरा वो है कि भाई मेरे को तो वो करना है। यदि आपने मूवी देखी होगी अटैक्स ऑफ 26/11, तो उसमें नाना पाटेकर कहता है कि कसाब को मेरे पास लाया गया और जो हमारे डॉक्टर्स थे वो उसकी मरहम पट्टी करना चाहते थे, और मैं मानता हूँ कि ये आपका प्रोफेशनल इथिक्स है कि डॉक्टर को अपने पेशेंट का बैकग्राउंड नहीं देखना चाहिए। लेकिन मेरे पास उस वक्त ऐसे महान आदर्शों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था, क्योंकि मेरे को कसाब से जल्द इन्फॉर्मेशन निकलवानी थी, है ना। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि एज अ डॉक्टर भी जो है कभी कभी कि क्या उनको बोलते हैं, हिपोक्रेटिक ओथ बोलते हैं ना उनको, डॉक्टर्स को जो दी जाती है कि पेशेंट्स को कभी ना नहीं बोलेंगे। तो यदि उनको वो ना नहीं बोलेंगे तो जो है ऐसी स्थिति में वो बैकग्राउंड नहीं देखते हैं, तो उनके प्रोफेशनली तो ये एथिकल है, लेकिन ये इमोरल है, क्योंकि यार आप जो है किसी आतंकवादी का इलाज कर रहे हो, है ना। तो वो आगे जाके फिर वो क्राइम करेगा, तो ये मॉरलिटी है। तो यू कैन बी इथिकल बट इमोरल, बट यू कैन बी मॉरल बट अनइथिकल, ये दोनों ही चीज़ें होती हैं आपके पास, ठीक है। मान लो कोई मास बंक होने वाला है और टीचर, सारे बच्चे कह रहे हैं कि कल हम नहीं आएंगे, तो ये एक ग्रुप का एक नॉर्म हो गया कि कल क्लास में नहीं आना, कल बंक है, ठीक है। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी आ गई, कोई एक बंदा पहुंच गया टीचर के पास कि सर मैं आपको बताने आया हूँ कल ये सब लोग मास बंक करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उसके मॉरल्स हैं खुद के कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, स्कूल तो आना चाहिए, ठीक है। यदि बेसिकली मॉरल्स और एथिक्स को उनके कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग समझा जाए तो सबसे पहले आता है इसमें कंपोनेंट एक्सेप्टेंस का। इसमें एक्सेप्टेंस होती है मॉरल में एक इंडिविजुअल की, और उसमें इथिक्स में एक्सेप्टेंस होती है ग्रुप की, ठीक है। ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कहाँ से अराइज होते हैं? ये जो मॉरल्स हैं वो इंट्रिंसिक होते हैं, खुद के विद इन से जगते हैं कि मैंने अपने ये रूल्स बनाए हैं, ठीक है। और जो इथिक्स होते हैं उनका जो उत्पत्ति होती है वो एक्सट्रिंसिक होती है, ये वहाँ बाहर से नहीं जगते, मतलब बाहर से जगते हैं, ये ग्रुप भी बनाता है, इनके कुछ सेट ऑफ कंडक्ट भी होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट भी होते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज के भी कोड ऑफ कंडक्ट है ना। तो अब जैसे मान लो कि बैटल ऑफ दिवेर था हिस्ट्री में, बैटल ऑफ दिवेर में कुंवर अमर सिंह ने आई थिंक किसी कमांडर की घर की औरतों को भी बंदी बना लिया था, ऐसा मैंने सुना है। और महाराणा प्रताप ने कहा था कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी दुश्मनी सिर्फ
जो वॉर लड़ रहे हैं बैटल फील्ड पर है उनसे है, उनकी औरतों से, उनके बच्चों से, हमारी नहीं है। तो इनको आप सही सलामत इनके परिवार में छोड़कर आइए। तो इसको बोलते हैं मोरल्स, जिस जो एक राजा के अंदर होते हैं। ठीक है, अब ये मॉरल्स है या कैरेक्टर है, मतलब कैरेक्टर है या कंडक्ट है। मॉरल्स हमेशा कैरेक्टर होता है क्योंकि ये सबका इंडिविजुअल होता है, और एथिक्स जो है हमेशा कंडक्ट होता है क्योंकि ये एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करता है। ठीक है, तो मॉरल्स जो है रेयरली चेंज होते हैं, रेयरली। और जो रेयर सिचुएशन आ जाती है वो ये होती है कि यूटिलिटेरियन वाली अप्रोच आ गई कि यार यदि ऐसा करने से सबका भला हो रहा है तो मैं मेरे मॉरल्स को लेके क्यों फालतू में अड़ा हुआ हूँ, है ना। तो ये एक तरीके का जो है प्राइवेट भी होता है कि यार सबके प्राइवेटली अपने अपने मॉरल्स है। ठीक है, अब एथिक्स क्या है, एथिक्स जो है वेरी करते हैं पीरियड टू पीरियड, टाइम टू टाइम एथिक्स वेरी भी कर जाता है, एनवायरनमेंट बेसिस पर भी एथिक्स वेरी कर जाता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग एक कोलबर्ग है, उनकी थ्योरी है और इसके कुछ स्टेजेस है। पहली जो स्टेज है वो है, पहली स्टेज ये है कि जब आप छोटे होते हो, जब आप छोटे होते हो तो आपको रूल्स ज़बरदस्ती सिखाए जाते हैं कि ऐसा करो नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। आप गए किसी के पास, किसी शॉपकीपर के पास गए और आपने जो है कुछ टॉफ़ीज़ की डिमांड करी या किसी खिलौने की डिमांड करी और आप सड़क पे लेट गए और आपकी फिर खूब पिटाई हो रही है, तो आपके अंदर एक डर बैठ जाता है कि हाँ यदि मैं ऐसा करूँगा अगली बार से तो मेरी जो है पिटाई हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो है आपको ज़बरदस्ती रूल्स सिखाए जाते हैं। ठीक, अब स्टेज 2 आती है नाइव हेडोनिज्म। नाइव मतलब होता है भोला, हेडोनिज्म होता है कि किसी भी चीज़ को मैं एक प्लेजर के लिए कर रहा हूँ, यदि मेरे को उस चीज़ को करने से एक प्लेजर मिल रहा है तो वो चीज़ सही है। और नाइव हेडोनिज्म होता है कि ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फिर एक और स्टेज आती है, एक और स्टेज आती है कि टीनेज में यदि वो कहीं जा रहा है बाइक से या स्कूटी से जा रहा है तो वो हेलमेट भी लगाएगा और सही मतलब उसमें चलेगा, स्पीड में चलेगा, सही साइड में चलेगा, क्योंकि उसे पता है कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो मेरा चालान कट जाएगा या फिर पुलिस का जो है पंगा हो जाएगा। तो मैं जो है यू टर्न भी लूँगा, मैं बिल्कुल सही उसमें चलाऊँगा, मैं रॉन्ग साइड नहीं चलाऊँगा। उसके अंदर इस बात का डर नहीं है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा या मेरी वजह से किसी दूसरे को लग जाएगी, उसे पुलिस वाले का डर है कि यार मेरे जो है ऐसे ऐसे चालान कट जाएगा तो मेरे को हेलमेट लगाना चाहिए। ठीक है, फिर एक स्टेज आ जाती है टीनेज के बाद की कि वो चीज़ें आपके अंदर इनबिल्ट हो जाती है कि अब उनको इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज दैम। इसलिए सिविल सर्विसेज का रूल है कि सिविल सर्वेंट्स को जल्द से जल्द जो है सेलेक्ट कर लो जिससे उनके अंदर हम उन प्रिंसिपल्स को डाल सके। साइकोलॉजी में एक टर्म आता है रेड फ्लैग कि यदि बंदा 25 साल का है और वो रेड फ्लैग शो कर रहा है, इट मीन्स उसका फ्रंटल लोब ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, अब उसके अंदर बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है ना। तो कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो आपके अंदर इनबिल्ट हो जाते हैं, अब उसको आप कुछ भी मान सकते हो। लोग कहते हैं कि एक आदमी का जो कैरेक्टर होता है वो उसकी डेस्टिनी होता है, ये एक अलग फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। जो भी उसकी नियति रही, जो भी उसकी परिस्थितियाँ रहीं, जो भी उसके घर का माहौल रहा है ना, तो कुछ चीज़ें उसके अंदर उस इनबिल्ट हो जाती हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स तय हो जाते हैं टीनेज के बाद। जो मैं कह रहा हूँ, मैं इम्पॉसिबल नहीं कह रहा, लेकिन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज दैम। ठीक है, तो ये जो है कोलबर्ग्स की थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, इसकी स्टेज वाइज इन्होंने मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उससे आपके और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मान लो, कैन यू बिकम एथिकल विदाउट बीइंग मॉरल? क्या आप एथिकल हो सकते हैं विदाउट बीइंग मॉरल?
कि भाई बंदा इथिकल है लेकिन बंदा मॉरल नहीं है। हाँ, इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना एडवोकेट का, कि एडवोकेट एज अ प्रोफेशनली इथिकल पर्सन है जो एक क्रिमिनल को बचाना चाहता है कि हाँ भैया तूने मर्डर किया है, कोई बात नहीं, मैं तेरे को इस क्राइम से, जेल होने से बचा लूँगा। ठीक है, वो मॉरल नहीं है। मॉरल तो अपने खुद के स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन यदि कोई बंदा इथिकल है, मॉरल नहीं है, इट कैन बी एब्सोल्युटली पॉसिबल। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या कोई चीज़ इमोरल है और मॉरल हो सकती है। मान लो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है कि यही चीज़ इमोरल भी है और यही चीज़ मॉरल भी है। मान लो कि मैं जा रहा हूँ और पुलिस थी नहीं, तो मैंने रेड लाइट तोड़ दी। अब मैं रेड लाइट तोड़े ही जा रहा हूँ, तोड़ ही जा रहा हूँ, तो ये इमोरल है। लेकिन मेरे ही बराबर में एक एम्बुलेंस जा रही है, वो भी रेड लाइट तोड़ रही है, लेकिन वो एक पर्पस के लिए तोड़ रही है कि यार ये एक यूटिलिटेरियन जो है अप्रोच है कि यदि मैंने रेड लाइट नहीं तोड़ी तो मेरे एम्बुलेंस में जो पेशेंट है वो मर जाएगा। तो वही चीज़ मॉरल हो गई। तो ये चीज़ सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है, सामने वाले के ओहदे के ऊपर डिपेंड करती है। यहीं पर तो औकात का कॉन्सेप्ट आता है यार, कि किसी ने जो है कर दिया कोई चीज़। मान लो कि मेरे हाथ में रिवॉल्वर है, मैं जो है सड़क पे लेके घूमने लगूं, तो सामने वाले कहेंगे अबे कोई पता नहीं यार, कोई पैदल ये वास्तव में अकल से हाथ में रिवॉल्वर लेके घूम रहा, किसी को गोली वोली ना मार दे। अब मान लो कि मैंने कपड़ों की जगह वर्दी पहन ली, तो कोई मेरे को बोलेगा पागल, वो कहेगा पुलिस वाला अपना जा रहा कहीं, है ना। तो यदि वर्दी पहन ली तो मेरी औकात जो है बढ़ गई, तो कोई कुछ नहीं कह रहा। और यदि मैं सिंपल वेशभूषा में और हाथ में मेरे रिवॉल्वर है, तो सामने वाला कह रहा है कि यार पुलिस को फ़ोन लगाओ भैया, ये तो जो है पता नहीं कौन आ गया नरोरा में, है ना। तो एक ही चीज़ इमोरल भी हो सकती है और एक ही चीज़ मॉरल भी हो सकती है। ठीक, अब ये क्या सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव होता है जो इसके जो सही और गलत है उसके स्टैंडर्ड्स या उसके रूल्स बदले जा सके। कि मान लो कहीं पर एबॉर्शन लीगल है, कहीं पर इलीगल है। यदि पहले कहीं इलीगल था, ठीक है, अब उन्हें बाद में लगा कि यार ये तो लीगल होना चाहिए, तो उन्होंने उसको फिर लीगल बना दिया। तो ये एब्सोल्युटली सब्जेक्टिव है कि हाँ एथिक्स को बदला जा सकता है। इसी को तो अमेंडमेंट बोलते हैं यार। यदि कोई चीज़ आ रही है और बाद में यदि उसके अंदर कोई संशोधन हुआ तो ये अच्छी बात हुई ना। अब एथिक्स के कुछ डिटर्मिनेंट्स भी आ जाते हैं। पहला आता है इसमें टाइम, है ना, कि टाइम के साथ साथ एथिक्स बदल जाते हैं। एथिक्स का सिंपल मीनिंग मैंने आपको क्या बताया, कोड ऑफ कंडक्ट बताया, है ना। मान लो कि पहले सती प्रथा थी कि एक जो लेडी है उसको सती होना पड़ेगा यदि उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब बाद में राजा राम मोहन रॉय आए और उन्होंने इसको एबॉलिश्ड किया पूरी तरीके से कि भाई सती प्रथा का एबॉलिशन होना चाहिए। तो जो है ये एथिक्स चेंज हो गए टाइम के हिसाब से, है ना। अब कोड ऑफ कंडक्ट बन गया। अब आज के टाइम में आपने सुना है, आज 2021 है, आज के टाइम में आपने सुना है कि यदि कोई औरत सती हो रही है, सुसाइड अलग सीन है यार, यदि किसी ने सुसाइड कर लिया अलग। लेकिन कोई कि यार अब डेथ हो गई और जो है उसको सब देख रहे हैं, वो चिता पे जा रही है, जौहर हो रहा है, आज के समय में ये सब चीज़ें नहीं होती, क्योंकि ये अब इथिक्स चेंज हो चुके। ठीक है, अब आ जाता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या कहता है इंसान का। एक्सपीरियंस कहता है कि जैसे अशोक थे, उनके कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि वहाँ पे उनके सामने एक कोई विडो आ गई थी जो बहुत रो रही थी कि अरे क्या हो गया, ये वो चीज़ें फलाना ये सब। तो उनके मन में एक हृदय परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म को एडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस भी इंसान का, अब एक्सपीरियंस टाइम रिलेटेबल है ना, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। एक्सपीरियंस समय के साथ ही आता है, इसीलिए तो बोलते हैं कि सामने मतलब चलिए मैं फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जाना चाह रहा यार, ऐसे तो बहुत लंबी वीडियो खिंच जाएगी, है ना। ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के ओपिनियन मैंने मेरे बुक में लिखे हैं,
व्हेन आई वाज 19। ठीक है, तो अभी मैं बस यूपीएससी के सिलेबस के रिगार्डिंग पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यार यूपीएससी के सिलेबस के सबसे बड़ी इसमें दिक्कत ये आती है कि हम किसी भी चीज़ के डेप्थ में जाना चाहते हैं। यार पहले आईएएस बन जाओ, उसके बाद तुम बड़े आराम से जो है पीएचडी करते रहना हर टॉपिक पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी सिंपल ये है कि एक पहला डिटर्मिनेंट आ गया टाइम, दूसरा डिटर्मिनेंट आ गया एक्सपीरियंस, तीसरा डिटर्मिनेंट आ गया। अब ये जो है पर्सन टू पर्सन भी चेंज हो सकते हैं कि एज अ स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कोल्सबर्ग के जो मॉरल थ्योरी थी उसमें स्टेज 1 पे यदि हम कोई काम नहीं करते हैं तो हमें पीटा जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर वो डर पैदा हो जाता है कि यदि मैं मेरा होमवर्क नहीं करूँगा तो मेरी पिटाई होगी। ठीक है, उसके बाद जब हम एडल्ट होते हैं तो वही हमारी ड्यूटी भी बन जाती है। हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हमें ये चीज़ करनी ही होगी, नहीं तो मेरे को नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है, हो सकता है उसके अंदर तब डर भी हो, ड्यूटी भी हो। डर ही इंसान को डिसिप्लिन बनाता है ना। डर के अंदर से उसको जो है डिसिप्लिन आता है उसके अंदर से। ठीक है, यदि डर नहीं है तो वो इंसान एक बच्चा है जो कुछ भी कर रहा है। उसके अंदर जब आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आपके अंदर डर भी होता है। ठीक है, अब इसमें एक और डिटर्मिनेंट आ जाता है पावर, कि पॉलिटिकल पावर, सोशल पावर, ये सारी इथिकल नॉर्म्स को बदल सकती है। कि मान लो कि एज आ डीएम आपको कोई डीएम बनाया जाए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाए। ठीक है, और आपके ज़िले में कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो रूढ़िवादी है, जो काफ़ी समय से चली आ रही है, लेकिन आप अपनी पावर का यूज़ करके कहो कि नहीं जी अब से ये नहीं होगा, है ना। मान लो कि आप कोई सरपंच हो और आपके यहाँ पर कोई ऑनर किलिंग हो रही है। ठीक है, और ऑनर किलिंग उस गांव में होती रहती है, लेकिन आपने अपनी पावर का यूज़ किया कि नहीं होगी ऑनर किलिंग, तो वहाँ के एथिक्स ही आपने बदल डाले। ठीक है, मान लो कि कोई विडो की मैरिज होनी है, विडो की मैरिज को वहाँ के जो लोग हैं वो अपने पुराने ख्यालों वाले हैं, तो वो नहीं होने दे रहे, लेकिन आपने कहा कि ये तो कानून में भी है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, हर किसी को अपना जीवन जीने का हक है। तो ऐसी स्थिति में जो है आपने उनसे बोल दी ये चीज़ कि हाँ भैया जो है ये चीज़ जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, आपने जो है वहाँ के एथिक्स चेंज कर दी अपनी पावर से। ठीक है, अब मान लो कोई जो है बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है, तो वो यदि कोई सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं तो उनके पास एक अपनी इन्फ्लुएंशली पावर होती है यार, लोग उनसे इन्फ्लुएंस होता है काफ़ी। मान लो सदगुरु हैं, उन्होंने बहुत पहले सॉइल को बचाने की मुहिम चलाई थी, क्योंकि सॉइल नहीं होगी तो आगे जाके यार खाना की अन्न कैसे उत्पत्ति होगी अन्न की। तो ऐसी स्थिति में वो जो है चेंज ला सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना। और चेंज लाएंगे तो एथिक्स भी चेंज हो जाएगा। तो बहुत ऐसी पावर्स जो है एग्जिस्ट करती हैं जिसकी वजह से एथिक्स में भी चेंज आ सकता है। ठीक है, अब ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप इनके कॉन्स्टिट्यूशन के भी आप काफ़ी जो उसमें एग्जांपल्स जो है कोट कर सकते हो कि भैया इसमें ये अमेंडमेंट हुआ था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन जो है मिलनी चाहिए, फ्री मिलनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। यदि अमेंडमेंट्स हुए हैं तो वो एथिक्स को भी चैलेंज करते हैं, एथिक्स को भी बदलते ही हैं, है ना। अब मान लो इसके यदि एथिक्स का लॉस होता है तो इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। पहला इसका कंसिक्वेंसेस होता है कम्युनल पॉलिटिक्स। मान लो कि किसी कंट्री की एक कंट्री से दुश्मनी चल रही है और उस कंट्री का पीएम कोई बन गया नया, तो उसे इंडिया की बुराई करनी ही करनी पड़ेगी। यदि वो इंडिया की बुराई नहीं करता है दूसरी उस कंट्री पर्टिकुलर कंट्री का पीएम, तो ये एक तरीके से उसके पॉलिटिकल कैरियर के लिए अच्छा नहीं होगा, है ना। ऐसे मान लो कि आज यदि किसी ने कहा कि भाई मैं इलेक्शन के बाद आपसे ये चीज़ें करूँगा, या फिर मैं उस पर्टिकुलर ग्रुप को जो है सपोर्ट नहीं करूँगा, लेकिन इलेक्शन के बाद उसने उस पर्टिकुलर ग्रुप से हाथ मिला लिया, है ना। भाई इलेक्शन जीतने के लिए उसने जो है अपने एथिक्स के लॉस करे, उसके बाद उसने ये चीज़ कर ली, है ना। जैसे मैं एक बार एक पार्लियामेंट में थे, एक तो उन्होंने जो है राहुल गांधी जी से बोला कि जब आपकी सरकार थी तो मैं आपके साथ था,
अब मैं इनके साथ हूँ तो सब हंसने लग गए थे, है ना। अब इंटरनेशनल लेवल पे लॉस ऑफ एथिक्स का क्या एग्जांपल है? पहला एग्जांपल होता है सीज फायर वायलेशन की। मान लो दो कंट्रीज़ के बीच में सीज फायर का एग्रीमेंट है, लेकिन आप पर्टिकुलरली उस सीज फायर को तोड़ रहे हो, तो ये लॉस ऑफ एथिक्स है। बैटल ऑफ तराइन में जो है ऐसा बोलते हैं कि जब मोहम्मद गौरी को एक सोल्जर ने भगा लिया था, तो पृथ्वीराज चौहान की सेना ने उनका पीछा किया था, और उसके बाद जो है सीज फायर हो गया था, है ना। लेकिन सुबह को जब सारे सैनिक या तो वाउंडेड थे या फिर आपके जो है सो रहे थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे, उस वक्त जो है हमला हुआ था, और जो हाथी थे उनके तीर लगने से आधे से ज़्यादा सेना सोई हुई थी, तो वो हाथियों के पैरों के नीचे दबने से मर गई थी। बैटल ऑफ तराइन जो 11/11/92 में हुआ था, तो वो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, लेकिन मोहम्मद गौरी ने वो सीज फायर तोड़ दिया, है ना। तो ये लॉस ऑफ एथिक्स हुआ, ठीक है। दूसरा इसमें आता है लॉस ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की। मान लो WHO ने पेंडेमिक के दौरान जो है रिपोर्ट जल्दी पब्लिश नहीं की थी, तो यदि वो ऐसा कर देते तो शायद कोविड इतना ज़्यादा नहीं फैलता। तो ये एक लॉस ऑफ एथिक्स हो गया, ठीक है। अब ऐसी इसमें बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है न्यूक्लियर वेपन का, कि जिस जिस कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर पावर हासिल कर ली होती है, वो दूसरे कंट्रीज़ पर सैंक्शन लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई अब आप न्यूक्लियर पावर को हासिल नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई भाई? तुमने यदि 50 साल पहले बना लिया तो तुम्हें अपने ऊपर भी वो चीज़ लागू करनी चाहिए थी, है ना। जैसे मान लो कि US ने 1998 में इंडिया के ऊपर खूब लगाने की कोशिश करी, लेकिन इंडिया ने वो चीज़ कर ली। ऐसे ही बहुत सारे, अब जैसे या तो सबके लिए रूल होना चाहिए कि भाई कोई भी नहीं बनाएगा, लेकिन जिन्होंने बना लिया वो दूसरे को नहीं बनाने देते कि भाई या तुम नहीं करोगे ये सब चीज़। तो ये क्या बात हुई, है ना। मान लो कोई प्रोफेशनल लाइफ का ले लो, यदि कोई जैसे टीचर्स है, वो कह रहे हैं स्टूडेंट से कि भाई तुम्हें 6 बजे आना है, लेकिन वो खुद आ रहे हैं 9 बजे, तो क्या फ़ायदा हुआ भाई? तुम खुद तो जो है आ नहीं रहे टाइम पे, अपने स्टूडेंट्स को तुमने बुला लिया कि इतने बजे आओ, तो भाई जो चीज़ सामने वाले के लिए तुम्हें, वो खुद भी तो अप्लाई करो खुद के ऊपर, है ना। तो ये चीज़ हो गई। अब यदि सोसाइटी के लेवल पर एथिक्स लॉस हो जाते हैं तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेज होते हैं, ये समझते हैं अपन लोग, ठीक है। जैसे गांधी जी का एक बहुत ही पॉपुलर कोट है कि द वर्ल्ड हैज़ एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। कि भाई इस कुदरत में सबकी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, लेकिन सबके लालच की पूर्ति के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं हैं। अब जब ग्रीड आती है तो राइज ऑफ वायलेंस आता है। तो ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं, इसमें हम गांधी जी का कोट यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वुमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन आता है यार, है ना। तो वहाँ पे लॉस ऑफ एथिक्स जो हम बोल सकते हैं कि यार इस चीज़ से जो है एक लॉस ऑफ एथिक्स हो गया। जैसे कि बहुत पहले जो है करीना कपूर का एक आइटम सॉन्ग आया था फेविकॉल से, तो उसमें बड़ा इसमें डिबेट हुई कि यार इसमें जब एक इतनी बड़ी हीरोइन बॉलीवुड की खुद ही ऑब्जेक्टिफिकेशन को प्रमोट कर रही है, तो जो सोसाइटी के जो एथिक्स है उनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं सोसाइटी के बेसिस पर, ठीक है। अब एथिक्स का लॉस इंडिविजुअल लेवल पर, ये क्या सीन है? इंडिविजुअल लेवल पर जो एथिक्स का लॉस है वो ये है कि एक इंडिविजुअल के अंदर आ जाएगा कि मान लो जब अपन लोग 8th क्लास में थे, एक मूवी आई थी अलादीन, जिसमें जिन निकल जाता है संजय दत्त। तो वो जो जिन होता है, वो जो है संजय दत्त जो होता है, वो जिन को बुलाता है उस अलादीन वो चिराग को घिस के, और फिर बोलता है कि मुझे जो है सिर्फ एक चीज़ चाहिए, और वो है सब, और एक है कुछ, तो मुझे सब कुछ चाहिए, है ना। तो ये वहाँ से मेरे को ये अभी अभी एग्जांपल याद आया कि एज एन इंडिविजुअल लेवल पर इंसान का पैसे कमाने का लालच बढ़ जाता है कि मेरे को चाहिए सारा पैसा, है ना। मेरी मतलब इच्छा पूर्ति के लिए मेरे पास एनफ पैसा है, लेकिन बस यही है, मेरे को चाहिए पैसा। अब चाहिए पैसा तो आदमी ATM तोड़ रहा फालतू में, ठीक है।
लठ बज रहे हैं उसमें, अच्छे तबीयत से लठ बज रहा है उसमें, उसके बाद वो आ रहा है, उसके बाद वो कहीं फिर से जो है जेब काट रहा किसी की, है ना। मान लो जैसे एक बार मैं पता नहीं कहाँ गया था यार, चंदौसी में, तो वहाँ पे लाइन लगी हुई थी, और लाइन ऐसी थी कि हम लोग एक दूसरे के ना उसमें चिपके हुए थे, मतलब बिल्कुल ही चिपके हुए थे एक से, ठीक है। अब वहाँ पे एक आदमी ने बहुत तेज शोर मचाया, अरे जेब में कौन हाथ डाल रहा है। तो वहाँ पे सब हंसने लग गए। तो यार अब देखो लाइन भीड़ लगी हुई है, अब कोई किसी की जेब में हाथ डाल रहा है, तो ये एक तरीके की अपॉर्चुनिटी, छोड़ो ये ग्रीड है, इसको अपॉर्चुनिटी में मत लो कि किसी को ज़रूरत है तो, ठीक है। क्योंकि वो आई थिंक बैंक की लाइन थी, किसकी लाइन थी, तो मुझे सब कुछ चाहिए, ये पहला वो हो गया, ठीक है। वायलेंस में उसके जो है काफ़ी इंक्रीज होने लगेगा, घर में मारपीट करने लगेगा, घर में मारपीट करने लगेगा तो डोमेस्टिक वायलेंस बाहर करने लगेगा, तो वो जो है सिंपल वायलेंस, ठीक है। तो वायलेंस करने लगेगा, एब्यूजिव हो जाएगा काफ़ी, है ना। तो ये 3 चीज़ें हो गई, उस पर्टिकुलर बंदे की इंटीग्रिटी खत्म हो जाती है, उस पर्टिकुलर बंदे के ऊपर लोग विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते कि भैया ये तो बड़ी दिक्कत वाला आदमी है ना। तो ये लॉस ऑफ इंटीग्रिटी हो गया। अब ये तो हमने जो है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो है एथिक्स के जो है कर लिए। अब आते हैं पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है लॉस ऑफ एथिक्स के। लॉस ऑफ एथिक्स छोड़ो, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है तो लॉस ऑफ एथिक्स, और यदि सिर्फ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज है तो उसमें एथिक्स का लॉस नहीं होगा, सिर्फ एथिक्स होगा। तो एज एन इंडिविजुअल लेवल पे आपका जीवन बढ़िया चलेगा, आप कभी किसी क्राइम के रास्ते पे नहीं जाओगे, आपको हर चीज़ अपने ज़रूरत के हिसाब से मिली हुई है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक जो आपकी अदालत आता है रजत सर का, उसमें एक बार हीरोइन आई थी काजोल, तो उसने बोला था कि मेरे जीवन में करा कुछ और, मिला कुछ और, हुआ कुछ और, बनी कुछ और। ठीक है। तो वहीं से ये एक अनएथिकल पर्सन का एक इसमें हम बना ले रहे हैं कि ये आदमी बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, होता कुछ और है। या फिर काजोल छोड़ो, वो कौन सी मूवी आई थी यार, अक्षय कुमार होता है उसमें सरदार जी, सिंगिस किंग। सिंगिस किंग में जब लास्ट में वो फेरे चल रहे होते हैं और वहाँ पे तमाशा हो जाता है और अक्षय कुमार गलती से कटरीना कैफ के संग फेरे ले लेता है, तो कटरीना कैफ कहती है तुम करते कुछ और हो कुछ और जाता है। बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो कुछ और ही जाता है ना। तो यदि ऐसा कोई आदमी वो कर रहा है तो वो पर्सन अनएथिकल है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस की, ठीक है। ऐसे ही आपने एक कोट सुना है कि हमेशा सच बोलो, जिससे जब भी आप झूठ बोल रहे हो कभी, तब भी लोग आपको सच माने। तो ऐसे ही यदि आप एक इंटीग्रिटी वाले पर्सन होते हो और आप बोलते हो कि मैं आज ऑफिस आया हूँ और मैं गलती से लेट हो गया, बीच में मेरे को ऐसे ऐसे दिक्कत होगी, तो लोग आप पे बिलीव करते हैं, यार इस बंदे पे बिलीव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है।